हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और कंटेंट भी उम्दा क्वालिटी का। जब आपकी एजुकेशन 100% फ्री है, आपको कुछ एक्सपेंड नहीं करना और साथ ही कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते रहिए। आ रहे हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो हमारा है CUET यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के हिंदी का। हम आज मॉक टेस्ट पेपर नंबर 24 करा रहे हैं। इससे पहले हम आपका टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, टॉपिक वाइज MCQs और अभी तक 23 मॉक टेस्ट पेपर करवा चुके हैं। तो काफ़ी आपकी प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस करते रहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, यकीन मानिए आप उतनी जल्दी पेपर को सॉल्व कर पाओगे। आपको टाइम की इशू नहीं होगा और साथ ही आपकी नॉलेज तो बढ़ ही रही है, क्योंकि हर पेपर में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप चीज़ों को समझ भी रहे हैं। आते हैं पेपर पे। तो जब पेपर आपके पास में आएगा, आपको पता है कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न बेस्ड रहेगा, यानी कि टोटली पेपर हमारा MCQs बेस्ड है। इसमें टोटल आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। उनको करने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि 45 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन, जिसमें आपके पास गद्यांश भी रहेंगे। पढ़ना, समझना, करना, वो सभी कुछ आपको 45 मिनट के अंदर करना है। आपके एक सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके अकॉर्डिंग 40 क्वेश्चंस के लिए आपके टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपसे कहीं कुछ गलत हो जाता है एक आंसर, तो उसके लिए आपके लिए माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 1 नंबर डिडक्ट हो जाएगा। यानी कि आपने जो आंसर दिया है वो तो आपका गलत हो ही गया, उसके लिए आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने, लेकिन आपने जो पहले सही किए हुए हैं उसमें से 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा। इसलिए मार्क करते समय बहुत सावधानी रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो आ रहा है वो हमारे पास गद्यांश है। क्या दिया गया है? निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी कि हमारे पास एक गद्यांश दिया गया है, उस पर आधारित 5 प्रश्न पूछे गए हैं प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए। उनका उत्तर हमें देना है गद्यांश को पढ़कर। तो गद्यांश को हम एक ही बार में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियर अप हो जाए। क्या दिया है? जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को अपनी दिनचर्या की समय सारणी अथवा तालिका बनाकर उसका पूरी दृढ़ता से पालन करना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया, उसके लिए कोई भी काम करना असंभव नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं। वास्तव में सच्चाई इसके विपरीत होती है। अपनी अकर्मठता और आलस को वे समय की कमी के बहाने छिपाते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप अपना काम समय मैनेज करते हैं, बोलते हैं कि हम नहीं काम करना चाहते तो उसका दोष, अगर हमें आलस है, हमें नहीं करना है, तो उसका दोष हम क्या दे देते हैं? हमको समय नहीं मिला। जबकि भाई हम समय निकालें तो क्या काम मुश्किल नहीं हो सकता। तो क्या दिया है? कुछ लोगों को अकर्मठ रहकर निठल्ला समय बिताना अच्छा लगता है। ऐसे लोग केवल बातूनी होते हैं। दुनिया में सफलतम व्यक्तियों ने सदैव कार्य व्यवस्था में जीवन बिताया है। उनकी सफलता का रहस्य कम समय का सदुपयोग रहा है। दुनिया में अथवा प्रकृति में हर वस्तु का समय निश्चित है। समय बीत जाने के बाद कार्य फलप्रद नहीं होता। तो यहाँ पर बताया है कि समय है, हमें काम करना चाहिए। ये नहीं कि भाई हम आलस में बैठे हैं, अभी नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे। तो इस तरीके से काम को टालने का नतीजा क्या होता है कि जब समय निकल गया तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब इस गद्यांश पर आधारित प्रश्न क्या पूछे हैं? विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। क्या चीज आवश्यक है? समय की दुहाई देना, समय की कीमत समझना, समय पर काम करना, दृढ़ विश्वास बनाए रखना। तो क्या है विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक? वो है समय की कीमत समझना। यानी कि अभी समय है, आप पढ़ लीजिए। आपने जैसे आज छोड़ दिया, अरे आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ेंगे, परसों पढ़ लेंगे। अब आपका वो एक एक दिन जो जा रहा है, ये आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। भाई आप 4 दिन का सिलेबस एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं ना। तो वही चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा करके पर डे काम करिए, मैनेज करिए और समय की कीमत को समझिए। नेक्स्ट है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छिपाते हैं? अपनी अकर्मठता और आलस, अपना निठल्लापन, अपनी विभिन्न कमियां, अपना बातूनीपन। तो यहाँ पर सही क्या है? समय की कमी के बहाने वो अपनी अकर्मठता और आलस को छिपाते हैं। वो नहीं काम को करना चाहते, आलसी रहते हैं, तो क्या बोल देते हैं? मेरे को समय ही नहीं मिला तो जो मैं करता।
दुनिया में सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हुए, उनकी सफलता का रहस्य क्या है? समय का पालन, समय का प्रयोग, समय की कीमत या समय का सदुपयोग? तो सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य रहा है समय का सदुपयोग। यानी उनको जितना समय मिला, उन्होंने उसी को सही ढंग से इस्तेमाल किया और अपने सभी कार्यों को समय पर पूर्ण किया। यही उनकी सफलता का मेन रहस्य रहा है। नेक्स्ट है, कार्य किस स्थिति में लाभप्रद नहीं होता? कौन सी स्थिति आती है जब हमें जो है वो फलप्रद नहीं रहता, यानी कि उसका कोई भी फल हमें मिले, कोई उसका लाभ नहीं रहेगा? क्या है? समय ना आने पर, समय कम होने पर, समय बीत जाने पर, समय अधिक होने पर। तो क्या होता है? कार्य जो है समय बीत जाने पर लाभप्रद नहीं होता है। अकर्मठता शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करके लिखिए। अब हमें क्या करना है? अकर्मठ्यता। तो यहां पर हमें क्या करना है? सबसे पहले मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। उपसर्ग यानी कि शब्द के पहले। तो यहां पर जो सही आ रहा है वो ये है। तो शब्द क्या है हमारा? उपसर्ग हुआ आ, मूल शब्द हुआ कर्मठ्यता। ठीक है, मूल शब्द हमारा क्या है? कर्मठ्यता। कर्मठ्य। और ये हमारा ता क्या है? ये प्रत्यय है। हमने आपको इसको पूरा विच्छेद करके बता दिया। आ हमारा क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, मूल शब्द के पहले लगा तो ये उपसर्ग है। कर्मठ्य हमारा क्या है? ये हमारा मूल शब्द है। और ता हमारा क्या है? प्रत्यय। ठीक है, ये एकदम सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आएगा? खा, अकर्मठ्यता। क्योंकि इन्होंने हमको प्रत्यय अलग करने के लिए नहीं बोला है, उन्होंने बोला उपसर्ग और मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है। तो यहां पर सही ऑप्शन हमारा क्या आ रहा है? खा है, अकर्मठ्यता। अगर वो बोलते मूल शब्द, प्रत्यय और क्या कहते हैं उपसर्ग सब अलग करिए, तो उसका सही ऑप्शन हमारा ये रहता। अब हमारा आ रहा है नेक्स्ट गद्यांश। पहला गद्यांश हमने सॉल्व कर लिया, अब हम आते हैं हमारे दूसरे गद्यांश पे। अब ये गद्यांश के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ये प्रश्न संख्या 6 से 10 तक में रहेंगे। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि हमें बहुत ध्यान से इस पूरे प्रश्न गद्यांश को पढ़ना है, फिर नीचे जो प्रश्न दिए रहेंगे उन्हें हमें करना है। भारतीय मनीषी हमेशा ही इच्छा और अनिच्छा के बारे में सोचता रहा है। आज जो कुछ हम हैं उसे एक लालसा में सिमटाया जा सकता है। यानी जो कुछ भी हम हैं वह सब अपनी इच्छा के कारण से हैं। यदि हम दुखी हैं, यदि हम दास्ता में हैं, यदि हम अज्ञानी हैं, यदि हम अंधकार में डूबे हैं, यदि जीवन एक लंबी मृत्यु है, तो केवल इच्छा के ही कारण है। क्यों है यह दुख? क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई। इसीलिए यदि आपको कोई इच्छा नहीं है तो आप निराश कैसे होंगे? यदि कहीं आप निराश होना चाहते हैं तो और अधिक इच्छा करें। यदि आप और दुखी होना चाहते हैं तो अधिक अपेक्षा करें, अधिक लालसा करें, अधिक आकांक्षा करें। इससे आप और अधिक दुखी हो ही जाएंगे। यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो कोई इच्छा ना करें। यदि आंतरिक जगत में काम करने का गणित है, इच्छा ही दुख को उत्पन्न करती है। तो कहने का मतलब क्या है? हमें एक्सपेक्टेशन, चाहते जो हैं चीजें, किसी से चीज को मांगना, पाना, चाहना, ये सभी हमारे दुख का कारण बनती हैं। अब देखिए, आपने अपने फ्रेंड से बोला यार ये ऐसा कर देगा, हमने मन में सोचा, हमने नहीं, ठीक है आज जो है ना हम पार्टी में जाएंगे तो वो मुझे अपने साथ बाइक में पिक कर लेगा। अब ये आपकी इच्छा थी, बाइक वो चला गया, उसने आपको नहीं पिक किया तो आपको दुख हुआ ना। तो वो जो आपकी इच्छा थी, जो आप पाना चाहते थे, करना चाहते थे, जब नहीं पूरा होता तो वो क्या बनता है? वो हमारे दुख का कारण बनता है। तो अगर आप दुखी रहना चाहते हो संसार में तो जितनी इच्छाएं, जितनी आकांक्षाएं, जितनी लोगों से अपेक्षाएं कर सकते हैं आप करिए, आप उतना ज्यादा दुखी होंगे। और अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो किसी से कोई भी आप अपेक्षा नहीं रखिए, आकांक्षा नहीं रखिए, इच्छा नहीं रखिए, कुछ भी नहीं रखिए आप।
तो आप उतनी ही ज्यादा सुखी हो जाएंगे। तो ये था ये गद्यांश। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या है, भारतीय मनीषियों के चिंतन का विषय क्या है, जीवन मृत्यु, जीवन आत्मा, इच्छा अनिच्छा या प्रकृति मनुष्य। तो क्या रहा है उनके, वो है इच्छा अनिच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इच्छा का जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जब हम इच्छा करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे जीवन में। आनंद देती है, सुख देती है, लालसा बढ़ाती है, कार्य क्षमता बढ़ाती है। तो जब इच्छाएं होती है ना, तो हमारे अंदर लालसा बढ़ती है, अर्थात पाने की और जो इच्छा होती है वो बढ़ने लगती। कभी ऐसा नहीं होता कि एक पूरी हुई, अरे यार ठीक है, नहीं, ऐसा क्या होता है कि उसके बाद हम और ज़्यादा लालसाएं करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के लिए जीवन एक लंबी मृत्यु कब बन जाता है। कब बताया गया है गद्यांश के अनुसार, जब बीमारी में, सुख में, हर्ष में या इच्छाओं के बढ़ने से। तो क्या होता है, जो है बन जाता है, इच्छाओं के बढ़ने से जीवन एक लंबी मृत्यु बन जाता है। नेक्स्ट है, लेखक ने आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसे कहा है। आंतरिक जगत में काम करने का गणित किसको बोला है, भक्ति को, इच्छा ना करने को, विनम्र रहने को या कष्ट भोगने को। तो इन्होंने बोला है आंतरिक जगत में काम करने का गणित है वो है इच्छा ना करना, अर्थात आप क्या है, वो इच्छा ना करें तो ही वो आपको सुख प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है गद्यांश का हमारा, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द क्या है। क्या है वो, क्या है वो है इच्छा आकांक्षा, इच्छा बल, बल आकांक्षा, आकांक्षा निराशा। तो यहाँ पर इच्छा, लालसा, आकांक्षा एक ही चीज है, तो यहाँ पर क्या होगा, वो है इच्छा आकांक्षा लालसा के पर्यायवाची। तो अब गद्यांश खत्म हो गया। अब हमारे पास व्याकरण के जो और टॉपिक्स हैं उस पे आधारित हमारे पास प्रश्न आ रहे हैं। क्या प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। भगवान पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भगवानी, भगवानिनी, भगवत या भगवती। तो भगवान का स्त्रीलिंग रूप है भगवती। नेक्स्ट है, सती और सती, आपका शती और सती, ये शब्द युग्म का अर्थ भेद में चयन कीजिए। हमें आप बताना है, शती का तात्पर्य होता है 100 वर्षों का समूह, ठीक है, और सती मतलब पतिव्रता औरत। तो यहाँ पर जहां पर ये सही होगा वहां हम देखते हैं 100 का समूह सती सही है, स्त्री, स्त्री नहीं होगा, हमने क्या बताया, पतिव्रता, सती मतलब होता है। तो यहाँ 1000 का समूह गलत है, 100 का समूह ये भी गलत है, सती सती 100 का समूह पति के साथ रहने वाली, ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है सती सती 100 का समूह पतिव्रता। तो यहाँ पर जो सही है वो है हमारा घा, एकदम सही। सती का मतलब होता है 100 का समूह, इसलिए हम बोलते हैं ना शताब्दी, है ना, तो वो क्या होता है 100 वर्षों का समूह होता है। तो यहाँ पर क्या है 100 का समूह, और ये आपका क्या हो गया, सती का पतिव्रता। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य क्या है। अब हमें शुद्ध वाक्य ढूंढना है। क्या है, यहाँ राम अवश्य आएगा, राम यहाँ अवश्य आएगा, उपर्युक्त दोनों ही शुद्ध हैं या उपर्युक्त दोनों ही अशुद्ध हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे दोनों ऊपर के वाक्य हैं ये सही है। यहाँ राम अवश्य आएगा, ये भी सही है, राम यहाँ अवश्य आएगा, तो ये दोनों ही वाक्य हमारे शुद्ध हैं। नेक्स्ट आते हैं, स्फूर्ति शब्द का विलोम क्या होगा। स्फूर्ति यानी कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत, उमंग होना उसमें, तो इसका स्फूर्ति का हमारा तब एक बहुत ज्यादा काम करने की तेजी, उमंग, स्फूर्ति जो हमें होती है वो है। अब इसका विपरीत होगा, काम करने की इच्छा नहीं होती, तब क्या होता है, आलस्य होता है। तो यहाँ पर सही क्या है, निराशा, तेजी, आलस्य या चुस्ती। तो यहाँ पर स्फूर्ति का जो विलोम होगा वो है आलस्य। सही विकल्प चुनना है हमको। क्या दिया है, जिसकी गर्दन सुंदर हो, ये एक वाक्यांश है, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें निकालना है। क्या होगा, जिसकी गर्दन सुंदर हो, क्या होगा, सुदर्शन, सुगत, सुगर्दन या सुग्रीव। तो जिसकी गर्दन सुंदर हो वो क्या हुआ, सुग्रीव। ग्रीव मतलब क्या होती, गर्दन होती, ग्रीवा गर्दन। नेक्स्ट है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। मिश्र वाक्य, भेद होते हैं उपवाक्य। ये कितने तरीके के होते हैं आपको बताना है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये 3 तरह के उपवाक्य हमारे होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, जिसकी था ना मिल सके, यानी कि एक्चुअल में क्या व्यक्ति है उसको हम बोले तो क्या होगा, अगम, अपार, अतः या अभेद। तो यहां पर क्या होगा, जिसकी था ना मिल सके यानी अतः।
आदि शब्द का श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होगा यानी कि आदि। आदि 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 का मतलब होता है और भी, और आदि मतलब होता है जो आदत पड़ जाती है उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य छाटिए। अब हमारे पास वाक्य दिया गया, एक ही वाक्य अलग अलग तरीके से। उनका प्राण पखेरु उड़ गया, उनके प्राण पखेरु उड़ गए, उसका प्राण पखेरु उड़ गया, उसकी प्राण पखेरु उड़ गया। तो देखिए प्राण जो शब्द होता है वो क्या होता है, अपने आप में बहुवचन होता है। पहली चीज तो ये आप जानिए कि वो एक व्यक्ति के निकले या 1000 व्यक्तियों के निकले, वो हमेशा बहुवचन में ही आएगा। प्राण शब्द हमेशा से बहुवचन में रहता है। अब यहाँ पे उनका प्राण पखेरु उड़ गया, ये सेंटेंस गलत है। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ये एकदम सही वाक्य है। उनका प्राण पखेरु उड़ गई गलत है, उनकी प्राण पखेरु उड़ गई ये भी गलत है। तो सही हमारा क्या आ रहा है, वो है खा, उनके प्राण पखेरु उड़ गए। चांद का मुंह टेढ़ा है कि रचयिता कौन है, ये इस रचना के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, उ का उच्चारण स्थान क्या है। आप बोल के देखो उ तो कहां से निकल रहा है, हमारे होठों से निकल रहा है। तो क्या होगा वहां पर, दंत, कंठ, ओष्ठ या तालु। और क्या हुआ, हमारे होठों से निकल रहा है तो ये है ओष्ठ। नेक्स्ट आएंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द कामदेव का समानार्थी नहीं है। कामदेव का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो क्या है, मनोज, भागीरथी, मदन, अनंग। तो यहाँ पर क्या है जो नहीं है वो है भागीरथी। भागीरथी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट आते हैं, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है। कौन है भाई, सुमध्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है। कौन है वो, चंद्रबरदाई, विद्यापति, पुष्पदंत या जगनिक। तो कौन बोले जाते हैं हिंदी साहित्य आदिकाल के अभिनव जयदेव, वो कहलाते हैं विद्यापति जी। नेक्स्ट है, सात्विक शब्द का विलोम क्या होगा। सात्विक यानी कि बहुत ही साधारण, सादा सा जो शब्द होता है उसका, साधु, सत्य, तामसिक या तिमिर। तो यहां पर क्या होगा, उसका विलोम होगा तामसिक, यानी कि जो ताम यानी कि बुरी भावनाओं से प्रेरित हो। दैवज्ञ का अर्थ है गंधर्व, देवता, किन्नर या ज्योतिषी। तो दैवज्ञ का अर्थ होता है ज्योतिषी। विधि के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। अब विधि के अनेकार्थी शब्द दिए, मुझे वो निकालने हैं जो गलत हैं। क्या है, पद्धति, ब्रह्मा, कानून, अवधि। तो यहां पर विधि का जो अनेकार्थी नहीं है वह है अवधि। अवधि तो समय का अनेकार्थी हुआ ना। नेक्स्ट आते हैं, आप भला तो जग भला। वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है। तो यहां पर रेखांकित शब्द है आप। तो यहां पर क्या है, आप भला तो जग भला। तो यहां आप किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, खुद अपने आप के लिए। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या निजवाचक। तो यहां पर जो सही है वो हमारा क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट है, विशेष्य क्या होता है। विशेष्य किसे कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जा रही है वो तो विश्लेषण होता है। जिस शब्द हेतु विशेषता बताई जा रही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है, इनमें से कोई नहीं। तो सही हमारा क्या है, जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही है वह विशेष्य कहलाता है। यानी जैसे हम बोलेंगे सुनीता सुंदर लड़की है, तो यहाँ लड़की की क्या विशेषता है, वो सुंदर है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई गई यानी लड़की, क्या हुआ हमारा विशेष्य होगा। नेक्स्ट है, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या होगा। कृत्रिम मतलब क्या होता है, बनावटी यानी आर्टिफिशियल। तो इसका विलोम क्या होगा, बनावटी, प्राकृतिक, नकली या असली। तो कृत्रिम का जो विलोम होगा वह है प्राकृतिक। नेक्स्ट है, अनावृष्टि शब्द का विलोम। पहले तो अनावृष्टि का मतलब समझिए। अनावृष्टि यानी कि कम वर्षा। अब इसका विलोम क्या होगा, बाढ़, बारिश, अतिवृष्टि या सूखा। तो अनावृष्टि मतलब क्या हुआ, कम बारिश।
तो इसका विलोम हुआ अतिवृष्टि, यानी बहुत अधिक बारिश। चंद्रमा तथा ब्रह्मा के लिए एक शब्द है, चंद्रमा और ब्रह्मा इन दोनों के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कौन सा है? द्विज, शेष, वर्ण, सोम। तो जो इस्तेमाल करते हैं वो है द्विज। द्विज शब्द जो है चंद्रमा और ब्राह्मण दोनों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अनेकार्थी शब्द है। कपड़ा का तत्सम शब्द होगा। कपड़ा एक तद्भव शब्द है, तो इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? तत्सम, यानी कि संस्कृत से जो शब्द जैसे के वैसे लिए गए हिंदी में शामिल किए गए। तो तत्सम शब्द क्या हुआ? पिटक, करपट, अंबर, वसन। तो यहां पर जो होगा तत्सम शब्द वो है करपट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तलवार का पर्याय है? तलवार का पर्याय है, यानी पर्यायवाची है। सरोवर, कृपाण, क्षीर, पीड़ा। तो यहां पर कृपाण अर्थात क्या हुआ? वो तलवार, सही वो है कृपाण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तालाब का पर्याय है? किसका? तालाब का। सरोवर, कृपाण, क्षीर, पीड़ा। तो तालाब का पर्याय जो है वो है आपका सरोवर। नेक्स्ट है सुसंगठित शब्द में किन किन उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो कैसे इसको हम बताएंगे? देखिए यहां पर लिखा है सुसंगठित, तो यहां पर एक है सु, दूसरा है सम, क्योंकि बिंदी लगी हुई ना संग, तो यहां पर इस कंडीशन में बिंदी हटा देंगे तो यहां क्या लग जाएगा? सम, और फिर क्या है? गठित। तो गठित हमारा मूल शब्द है, ये क्या है? हमारा मूल शब्द है। और सु और सम हमारा क्या है? ये है उपसर्ग। तो इन दो उपसर्गों का इस्तेमाल हुआ है। तो सु और सम जहां पर भी है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो सु और सम, यानी कि आपका का वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट आते हैं, बांसुरी शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो बांसुरी में जो प्रत्यय इस्तेमाल हुआ है वो है री। नमस्कार का विग्रह होगा। नमस्कार का विग्रह करिए। नमस प्लस कार, नमः प्लस कार, नमस्कार प्लस आर, नमो प्लस कार। तो नमस्कार का जब हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नमः प्लस कार, नमस्कार। नेक्स्ट है किस विकल्प में सही वाक्य रचना है? अब हमें विकल्प ढूंढना है जिसमें सही वाक्य है एकदम। चोर दोपहर में ही महल में घुस गया था। चोर महल में दोपहर में ही घुस गया था। उपर्युक्त दोनों सही है, ये उपर्युक्त दोनों गलत हैं। तो यहां पर जो है पहला वाला सही है, चोर दोपहर में ही महल में घुस गया था, ये एकदम सही वाक्य है। नेत्र शब्द कैसा है? नेत्र शब्द कैसा है? पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या पुरलिंग व स्त्रीलिंग? तो नेत्र क्या है? सिंपल वाक्य बना लीजिए, नेत्र खुल गए या नेत्र बंद हो गए। तो क्या होगा? नेत्र बंद हो गई हम नहीं बोलते। तो यहां पर किससे पता चला? ये जो है नेत्र पुरलिंग शब्द होते हैं। नेक्स्ट है तिथि शब्द का बहुवचन क्या होगा? तिथियों, तिथियों, तिथियां या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो है वो है हमारा गा, तिथियां। इनमें से अशुद्ध वर्तनी शब्द है। अब हमें यहां पर देखना है अशुद्ध वर्तनी कौन सा शब्द है। चरमोत्कर्ष, वाड्मय, पुनरुत्थान, हिरण्यकश्यपु। तो यहां पर जो गलत है वो है घा, हिरण्यकश्यपु नहीं, हिरण्यकश्यप होता है। नेक्स्ट आते हैं वर्तनी के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप है। अब यहाँ पर पुरस्कार शब्द जो है वो एकदम सही लिखा गया। कौन सा? कई उसमें अलग तरीके से लिखा गया। तो क्या होता है? पुरस्कार होता है, पुरस्कार होता है। तो यहाँ पर जो सही शब्द आ रहा है वो है हमारा खा, पुरस्कार। पुरस्कार उपहार है ना। तो पुरस्कार हमारा किस तरीके से सही लिखा हुआ है? वो है हमारा खा ऑप्शन, ये सही वर्तनी है। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? अब हमें बताना है कौन सही है। तो यहाँ विशेष शब्द को अलग अलग तरीके से लिखा गया है। सही तरीका क्या है? देखिए यहाँ पर कई तरीके से है। तो यहाँ पर जो सही आ रहा है वो है आपका का, विशेष। घोड़ा शब्द का तत्सम शब्द होगा, यानी संस्कृत रूप। घोड़े को हम संस्कृत में रूप में क्या बोलते हैं? अश्व है, घोटक बाजी। तो यहां पर क्या बोला जाता है? वो है घोटक।
अब आते हैं, क्या पूछा गया है, जब बहुत मेहनत करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलता तो डैश स्वाभाविक ही है। रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे से कीजिए। अब हमारे पास रिक्त स्थान है, उस पर हमें मुहावरे लिखने हैं। सही, तो यहां पर क्या है, बहुत मेहनत करने के बाद भी अनुकूल परिणाम नहीं मिलता है तो डैश स्वाभाविक क्या है, हौसला पस्त होना, हतोत्साहित होना, हौसला टूट जाना, उत्साह ना दिखाई देना। तो क्या हो जाए, वो है आपका हौसला पस्त होना स्वाभाविक है। मतलब हम बहुत ज्यादा मेहनत करें तब हमारे क्या होता है, हमारे हौसले पस्त होने लगते हैं, जब हमारे मन के मुताबिक हमको परिणाम नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट है, रमाकांत की बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया तो सारे गांव के लोगों ने उसका डैश दिया। अब यहाँ पे हमें मुहावरा भरना है। क्या है भाई, जाति से बाहर बेदखल कर दिया, खाना पीना बंद कर दिया, हुक्का पानी बंद कर दिया, जाति से बाहर कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मुहावरा सही वो है हुक्का पानी बंद कर दिया। तो क्या होगा, रमाकांत की बेटी ने अंतरजातीय विवाह किया तो सारे गांव के लोगों ने उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, ये सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, पुस्तक ढूंढने के लिए मैंने। अब इस वाक्य में हमें क्या करना है, एक लोकोक्ति से इसे कंप्लीट करना है। सारी अलमारी छान मारी, बहुत परिश्रम किया, घर का कोना खोना छान मारा, आकाश पाताल एक कर दिया। तो क्या है, पुस्तक ढूंढने के लिए मैंने आकाश पाताल एक कर दिया। हम इसकी जगह सही लोकोक्ति यहां पर भरेंगे। नेक्स्ट आते हैं, मैंने उसे शरीफ समझा था वह तो। अब एक सेंटेंस हमारे पास आधा दिया है, इसको हमें लोकोक्ति से कंप्लीट करना है। वह तो आस्तीन का सांप निकला, गद्दार निकला, कमीना निकला, धोखेबाज निकला। तो अब यहां पर क्या होगा, वो है आस्तीन का सांप निकला। मैंने उसे शरीफ समझा था, वह तो आस्तीन का सांप निकला। नेक्स्ट आते हैं, घर में पार्टी चल रही थी कि अचानक बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, डैश रहा था, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो नीचे हमारे पास कुछ मुहावरे दिए, उसमें से सही मुहावरा ऊपर लिखना है। क्या है, आंखों को हाथ ना दिखाई देना, हाथ को पैर ना दिखाई देना, घना अंधकार होना, हाथ को हाथ ना सूझना। तो अब यहाँ पर जो सही मुहावरा है वो क्या होगा, हाथ को हाथ ना सूझना। क्या है, घर में पार्टी चल रही थी कि अचानक बिजली चली गई, चारों ओर अंधेरा छा गया, हाथ को हाथ ना सूझ रहा था। ये हमारा सही मुहावरा होगा। इस क्वेश्चन के साथ जो है हमारा ये टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर यहाँ पर खत्म होता है। आप सभी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे कैसे पेपर आएगा, तरीके से, हर तरीके से चेंज करके भी दिखाया। तो अभी तक हम आपके लिए 24 मॉक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं, अभी और भी आएंगे। इससे पहले हमने जो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन भी दिया है, टॉपिक वाइज MCQs भी दिए हैं, सभी कुछ दिया है। तो आप इसको कहाँ पढ़ सकते हैं, इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। जब यहाँ पर आएंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन दिखाई देगा। सिंपल आपको करना क्या है, CBSE K-12 इंग्लिश जहाँ लिखा है, इसी में आप नीचे की साइड जब आओगे इस तरीके से, तो यहाँ पर CUET दिखाई देगा। सिंपल आपको इसे क्लिक करना है, तो CUET के सभी लेक्चर्स आपके सामने होंगे, सभी सब्जेक्ट्स वाइज। अब जैसे हिंदी का आपको देखना है तो CUET हिंदी हमने यहाँ पर वॉच नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही इसे क्लिक किया, क्लिक करते ही पूरी प्लेलिस्ट हमारे सामने आ जाएगी। अरेंज प्लेलिस्ट है, एक के बाद एक टॉपिक, MCQs, मॉक टेस्ट पेपर, सभी कुछ अरेंज है। तो यहाँ जैसे हम YouTube पे जाते हैं तो हमें ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है कि भाई इसके बाद का टॉपिक कहाँ है, या इस मॉक टेस्ट पेपर के बाद इसके नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर कहाँ है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर आओगे तो टोटली अरेंज प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो जो भी आपको देखना है क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट होगा। वीडियो देखिए, बिना किसी परेशानी के इधर से उधर भागे बगैर अच्छे से सारे आप टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, MCQs, मॉक टेस्ट पेपर सभी कुछ अरेंज वे में देख सकते हैं। लेकिन साथ ही आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।